इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नया चीफ मिलने जा रहा है और ये नियुक्ति काफ़ी विवादों में घिर गई है। रोमन गॉफमैन को मंजूरी दे दी गई है और वे जून से अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। वे डेविड बर्नी की जगह लेंगे। गॉफमैन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी माने जाते हैं और फिलहाल उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी हैं। उनका जन्म बेलारूस में हुआ था और 1990 में वे इजराइल आ गए थे। सेना में उन्होंने लेबनान, वेस्ट बैंक और गजा में ऑपरेशन किए हैं और 7 अक्टूबर 2023 हमास अटैक के दौरान हमास के लड़ाकों के साथ मुठभेड़ में घायल भी हुए थे। गजा युद्ध को लेकर उनका रुख काफ़ी सख्त रहा है और उन्होंने पूरे गजा पर कब्जा करने और युद्ध के बाद भी वहां नियंत्रण बनाए रखने का समर्थन किया है। लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर सबसे बड़ा विवाद एक 17 साल के लड़के औरी अलमकीज से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया है और उससे संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया पर डलवाई गई है। बाद में उस लड़के को गिरफ्तार कर करीब 1.5 साल तक उसको जेल में रखा गया। हालांकि बाद में केस खत्म हो गया क्योंकि वे सेना के निर्देश पर काम कर रहा था। इस मामले को लेकर गॉफमैन पर आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने इस बच्चे को इस्तेमाल करके उसको छोड़ दिया। वहीं एशर ग्रोनिस ने भी इस पर गंभीर नैतिक सवाल उठाए हैं और इसी वजह से उन्होंने इस नियुक्ति का विरोध किया है। इसके अलावा गॉफमैन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने वेस्ट बैंक में बिना अनुमति के फिलिस्तीनी मुखबिरों का इस्तेमाल किया है। जानकारों का मानना है कि उनके पास खुफिया एजेंसी चलाने का पर्याप्त एक अनुभव नहीं है और उनकी नियुक्ति राजनीतिक वजह से की गई है। पूर्व सेना प्रमुख गादी एसिमकोट और एक्सपर्ट्स योसी मेलमैन ने भी इस पर चिंता जताई है कि इससे सुरक्षा संसाधनों का राजनीतिकरण बढ़ सकता है। हालांकि नेतन्याहू ने गॉफमैन को एक साहसी और रचनात्मक नेता बताया है। अब इस नियुक्ति को लेकर इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जिससे आगे और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा इस समय एक नए विवाद में घिरती नजर आ रही है, जहां उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील करें कि वर्ल्ड कप के दौरान इमिग्रेशन रेड यानी छापेमारी को रोका जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा के कई अधिकारियों ने अध्यक्ष गिनी इन्फेंटिनो से कहा है कि वे ट्रंप से सीधे बात करें और मांग रखें कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मिलकर आयोजित हो रहा है और इसकी शुरुआत 11 जून से होने वाली है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी और बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन अभियान को लेकर डर बना हुआ है कि दुनिया भर से आने वाले फैंस को टारगेट किया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने इस मामले पर सीधी टिप्पणी से बचते हुए कहा है कि वे वर्ल्ड कप अमेरिका के लिए ऐतिहासिक होगा और इससे अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था को फायदा और लाखों नौकरियां इससे पैदा होंगी। हालांकि इससे पहले संकेत मिल चुके हैं कि आईसीई जैसी एजेंसियां टूर्नामेंट के दौरान मौजूद रह सकती हैं। अमेरिका के कई बड़े शहर जैसे अटलांटा, मियामी और लॉस एंजलिस मैच होस्ट करेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा था कि सभी दर्शकों को अपने वीज़ा नियमों का पालन करना होगा और समय खत्म होने पर उन्हें वापस लौटना होगा। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि ऐसी सख्ती से अंतर्राष्ट्रीय फैंस में डर का माहौल बन रहा है और टूर्नामेंट की छवि इससे प्रभावित हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि इन्फेंटिनो और ट्रंप के बीच करीबी रिश्ते भी चर्चा में हैं और माना जा रहा है कि फीफा इस रिश्ते का इस्तेमाल करके माहौल को शांत करने की कोशिश कर सकता है। कुल मिलाकर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही ये मुद्दा बड़ा विवाद बनता जा रहा है और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन रेड पर कोई नरमी दिखाएगा या नहीं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव बीजिंग पहुंच गए हैं और उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर इसका असर पड़ रहा है, खासकर चीन पर, क्योंकि वे अपने तेल का करीब 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। चीन और रूस दोनों ने अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है और चीन ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है
कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है और इसे हर हाल में खुला और सुरक्षित रहना चाहिए। अमेरिका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है ताकि उसके व्यापार को रोककर उसे बातचीत की मेज़ पर वापस लाया जा सके और इसके लिए चीन जैसे बड़े साझेदारों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच सरगेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फ़ोन पर बातचीत भी की है और कहा है कि मिडल ईस्ट में किसी भी नए सैन्य टकराव को रोकना बेहद ज़रूरी है और रूस इस संकट के समाधान में पूरी तरीके से मदद करने को तैयार है। रूस ने यह साफ बोल दिया है कि इस संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है। वहीं हाल ही में पाकिस्तान में हुई अमेरिका ईरान वार्ता भी बिना किसी ठोस नतीजे के ख़त्म हो गई। चीन और रूस के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत हुए हैं, खासकर 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद, और अब दोनों देश मिलकर मिडल ईस्ट में तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच चीन ने कई देशों के नेताओं की मेज़बानी भी की है, जिसमें स्पेन के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इन नेताओं से मुलाकात कर आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर चीन ने ईरान को सैन्य मदद दी तो वे चीनी सामानों पर 50% तक टैरिफ लगा देंगे। हालांकि चीन ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से झूठा बताया है और कहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसे कदम उठाए तो वे भी कड़े जवाबी कदम उठाएगा। कुल मिलाकर ये साफ है कि ईरान युद्ध अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका, चीन और रूस के एक बड़े वैश्विक टकराव की ओर खिंचता नजर आ रहा है। इटली ने इजराइल के साथ अपने एक अहम रक्षा समझौते को सस्पेंड कर दिया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव साफ नजर आने लगा है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ऐलान किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने इस डिफेंस एग्रीमेंट की ऑटोमेटिक रिन्यूअल को रोकने का फैसला किया है और यह समझौता 2006 में इजराइल द्वारा मंजूर किया गया था और हर 5 साल में अपने आप रिन्यू हो जाता था। इस डील के तहत दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरणों का आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ट्रेनिंग और डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग शामिल था। गौर करने वाली बात यह है कि मेलोनी की सरकार यूरोप में इजराइल की सबसे करीबी सहयोगियों में मानी जाती है, लेकिन हाल के हफ्तों में इजराइल के लेबनान पर हमलों को लेकर उसने खुलकर आलोचना की है। दोनों देशों के बीच तनाव अब और बढ़ गया है जब इटली ने आरोप लगाया है कि इजरायली सेना ने लेबनान में इटालियन पीस कीपर्स के काफिले पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की, जिससे एक वाहन को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कोई इसमें घायल नहीं हुआ है। इस घटना के बाद इटली ने इजराइल के राजदूत को तलब कर विरोध जताया है। जवाब में इजराइल ने भी इटली के राजदूत को बुलाया। इस बीच इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तेजानानी ने लेबनान में आम नागरिकों पर हो रहे हमलों को अस्वीकार्य बताया है और बैरूत जाकर वहां के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि इटली लेबनान के साथ एकजुटता में खड़ा हुआ है। फिलहाल इजराइल की तरफ से इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस कदम को यूरोप में बदलते रुख और इजराइल पर बढ़ते दबाव की ओर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के शीर्ष राजनयिकों को आमने सामने बिठाया है। ये 30 साल से ज़्यादा समय में दोनों देशों के बीच पहली सीधी बातचीत थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस बैठक में सीज़फायर यानी युद्ध विराम एजेंडे में शामिल ही नहीं था और जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा तनाव है यानी हिजबुल्लाह, उसका कोई प्रतिनिधि भी इस बातचीत में मौजूद नहीं था, जिससे लेबनान के अधिकारियों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर नज़र आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ तौर पर बोल दिया है कि ये सिर्फ सीज़फायर की बात नहीं है, बल्कि पिछले 20-30 सालों से इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह के प्रभाव को ख़त्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि ये संगठन न सिर्फ इजराइल बल्कि लेबनान के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने 1997 में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन आज भी यह लेबनान की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत है और संसद में भी इसकी मौजूदगी है। ये संगठन 1982 में इजराइल के कब्जे और प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। ये बातचीत सिर्फ 2 घंटे चली और जानकारों का मानना है
कि इससे ज़मीनी हालात में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। बैठक में लेबनान की तरफ से इसकी राजदूत नादा हमदे मुआवद और इसराइल की तरफ से उसके राजदूत यचियल लाइटर मौजूद थे। अमेरिका की तरफ से भी कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। बैठक के बाद इसराइल की तरफ से कहा यह गया है कि दोनों देश एक ही पक्ष में हैं और लेबनान को हिजबुल्लाह के प्रभाव से मुक्त कराना चाहते हैं। वहीं अमेरिका ने दोबारा साफ तौर पर बोल दिया है कि इसराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और लेबनान में सभी गैर सरकारी हथियारबंद समूहों को ख़त्म किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ लेबनान ने 2024 के सीज़फायर समझौते को लागू करने की मांग की है, जिससे इसराइल कई बार तोड़ चुका है। हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इसराइल से खतरा बना रहेगा वे अपने हथियार नहीं डालेगा। पिछले 6 हफ्तों में इसराइल के हमलों में लेबनान में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं लेबनान की सेना के पास इतनी ताकत और संसाधन नहीं है कि वे हिजबुल्लाह को निशस्त्र कर सके। इस बीच हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने इस बातचीत का विरोध करते हुए उसे बेकार बताया है और वक्त की बर्बादी बताया है। अमेरिका ने कहा है कि वे 2024 समझौते से आगे बढ़कर नया ढांचा बनाना चाहता है, लेकिन सीज़फायर शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। जानकारों का कहना है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की शर्तें मानने को तैयार नहीं है और जब तक इसराइल लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा तब तक बातचीत का असर सीमित ही रहेगा। कुल मिलाकर ये बातचीत एक शुरुआत नज़र है, लेकिन ज़मीन पर जंग रुकने के कोई संकेत फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं।